हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के इस लेक्चर में, जहां हम स्टार्ट करने वाले हैं मध्य प्रदेश ज्योग्राफी के अंतर्गत क्लाइमेट ऑफ मध्य प्रदेश। आज हम मध्य प्रदेश की जलवायु के बारे में चीज़ें पढ़ेंगे। एंड यू ऑल नो कि हम क्रांति बैच 2.0 के अंदर प्रीलिम्स से रिलेटेड सारी चीज़ें मध्य प्रदेश के बारे में पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, इस बैच के अंतर्गत मैं आपको क्लाइमेट ऑफ मध्य प्रदेश पढ़ाऊंगी, जो कि हमारा कंप्लीटली प्रीलिम्स ओरिएंटेड होगा। यानी कि हम वो सभी चीज़ें पढ़ेंगे जो कि हमारे प्रीलिम्स में आ सकती हैं। बट इफ़ यू वांट कि आप अगर चाहते हैं कि आप मुझसे इन डिटेल मेंस पढ़ें, तो आप AKS सिविल एकेडमी के ऐप को प्ले स्टोर पर जाएं और उस चीज़ को आप इंस्टॉल करें, उस ऐप को आप इंस्टॉल करें, जहां आपको मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे MPGK के, जहां मैंने क्लाइमेट ऑफ मध्य प्रदेश के साथ साथ सभी टॉपिक्स को, जो भी हमारे टॉपिक्स हैं, उसको प्री और मेंस दोनों के लिए काफ़ी डिटेल में पढ़ाया है। जहां तक कि ये जो क्लाइमेट वाला टॉपिक है मध्य प्रदेश का, वो छोटा टॉपिक है। बुक्स में भी ये 2 से 2.5 पेजेस में कंप्लीट है, 3 पेजेस में। बट इसके लिए भी हमने 1 से 2 लेक्चर्स लिए, 1-1, 1.5 घंटे के, और हमने इन डिटेल इन चीज़ों को कवर किया कि भैया कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए, वो क्वेश्चन हमसे नहीं छूटेगा। क्लियर है? इसलिए अगर आप मुझसे मेंस पढ़ना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर पर जाएं और ऐप को इंस्टॉल करें। चलिए, आज हम स्टार्ट करते हैं क्लाइमेट ऑफ मध्य प्रदेश। क्लाइमेट ऑफ मध्य प्रदेश यानी कि मध्य प्रदेश की जलवायु। तो मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है? मध्य प्रदेश की जलवायु है सब ट्रॉपिकल मॉनसूनल टाइप। यानी कि मध्य प्रदेश का क्लाइमेट, मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है? मध्य प्रदेश की जलवायु भारत की जलवायु के समान उष्ण कटिबंधीय मॉनसूनी जलवायु है। यानी कि यहाँ पर भी ग्रीष्म और वर्षा ऋतु के अलग अलग सीजन्स देखे जाते हैं। बेसिकली मध्य प्रदेश में भी 3 सीजन्स आपको पता होंगे, कौन कौन से हैं? एक तो होता है ग्रीष्म ऋतु, यानी कि एक होता है हमारा समर सीजन, एक होता है विंटर सीजन, और एक कौन सा होता है हमारा रेनी सीजन, जिसके अलग अलग लोकल नेम्स भी हैं मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में बेसिकली समर्स को सियाला कहा जाता है, विंटर्स को उनाला कहा जाता है, और जो हमारा रेनी सीजन है उसको चौमासा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है चौमासा? क्योंकि वो 4 महीनों का होता है, जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर, इसीलिए उसे क्या कहा जाता है? चौमासा। तो मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है? मध्य प्रदेश की जलवायु सब ट्रॉपिकल मॉनसूनल टाइप है, यानी कि उष्ण कटिबंधीय मॉनसूनी जलवायु। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मध्य प्रदेश मॉनसून, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ MP मॉनसून आपसे 2023 के प्रीलिम्स के पेपर में पूछा गया था, जिसमें एक पॉइंट ये भी था दैट द क्लाइमेट ऑफ मध्य प्रदेश इज ट्रॉपिकल मॉनसूनल टाइप, जो कि हमारा करेक्ट था या राइट था, है ना। मध्य प्रदेश की जलवायु भी कैसी है? ट्रॉपिकल मॉनसूनल टाइप जलवायु। अब जलवायु के आधार पर मध्य प्रदेश का वर्गीकरण अगर हम देखें, क्लाइमेट के बेसिस पर, क्लाइमेट के आधार पर, जलवायु के आधार पर हम क्या देखें? मध्य प्रदेश का वर्गीकरण। तो हमें किस रूप में मध्य प्रदेश का वर्गीकरण देखने को मिलता है? तो इसमें अपन लिखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मध्य प्रदेश अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट, यानी कि क्लाइमेट के आधार पर, जलवायु के आधार पर मध्य प्रदेश का वर्गीकरण। अब देखो, हमने अभी क्या पढ़ लिया कि भैया मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है? ट्रॉपिकल मॉनसूनल टाइप ऑफ द क्लाइमेट, उष्ण कटिबंधीय मॉनसूनी जलवायु मध्य प्रदेश में देखने को मिलती है, जहां ग्रीष्म और वर्षा ऋतु के अलग अलग सीजन्स होते हैं। ठीक, उसके बाद हमने देखा, उसके बाद आप देखेंगे, जैसे मेंस में कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ मध्य प्रदेश। तो कौन से फैक्टर्स हैं? तो फैक्टर्स कई सारे हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का जो हमारे राज्य के बीच से गुजरती है, जिसकी वजह से सोलर इंसोलेशन बढ़ता है और घटता है। उसके बाद डिस्टेंस फ्रॉम द सी, तो समुद्र से दूरी के आधार पर भी है। फिर हिमालय,
तो हिमालय आर्कटिक नॉर्थ कोल्ड विंड्स को प्रिवेंट करते हैं, हमारे यहाँ आने से रोकते हैं, जिसकी वजह से सीवियर कोल्ड जो है वो हमें देखने को नहीं मिलता है, अत्यधिक बहुत ज़्यादा ठंड जिसकी वजह से देखने को नहीं। उसके बाद मध्य प्रदेश लैंडलॉक्ड स्टेट्स है, यानी कि यहाँ पर लैंड ब्रिज सी ब्रिज नहीं है। फिर नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर पर्वतों की स्थिति, पर्वतों की स्थिति यानी कि माउंटेन रेंजेस। और कौन कौन से माउंटेन रेंजेस है मध्य प्रदेश में, आप सुनकर चीजों को लिखिए। माउंटेन रेंजेस है मध्य प्रदेश में, यू ऑल नो, विंध्यंस एंड सतपुड़ा माउंटेन रेंजेस। कौन कौन से हैं, 2 माउंटेन रेंजेस हैं, विंध्यन और सतपुड़ा, विंध्यन एंड सतपुड़ा माउंटेन रेंजेस। तो आप सभी को पता होगा कि जो माउंटेन रेंजेस हैं वो हाई एल्टीट्यूड पे होते हैं, और हाई एल्टीट्यूड पे होने की वजह से इन क्षेत्रों पे जो बारिश है वो अत्यधिक होती है। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ मध्य प्रदेश अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट। तो ये फैक्टर्स आपको समझ में आ गए कि क्या क्या ऐसे कारक हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो मध्य प्रदेश की जलवायु को प्रभावित करते हैं, जिससे बेसिकली मेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें सबसे पहले आप देखेंगे, पहला है नॉर्दर्न प्लेन्स। नॉर्दर्न, अभी मैं डायग्राम भी आपको बना के इसको दिखाऊंगी, पहले आप इस तरीके से समझ लीजिए, नॉर्दर्न प्लेन्स। नेक्स्ट है मालवा प्लेट्यू, नेक्स्ट है नर्मदा वैली, फिर है हिली रीजन्स ऑफ द विंध्य, जिसमें शामिल हैं बघेलखंड, और सतपुड़ा मैकाल रेंज, सतपुड़ा मैकाल रेंज। तो ये है मध्य प्रदेश का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइमेट। क्लियर है, तो सबसे पहले आप क्या नोट करेंगे, दैट द क्लाइमेट ऑफ मध्य प्रदेश। आप क्लाइमेट ऑफ मध्य प्रदेश के लिए एक 2 पेज की आप लीजिए, एक कॉपी में 2 पेज लीजिए, और प्रीलिम से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट जो मैं आपको बता रही हूँ क्लाइमेट ऑफ मध्य प्रदेश में, वो नोट करिए। तो पहला फैक्ट आप क्या नोट करेंगे कि मध्य प्रदेश का क्लाइमेट सब ट्रॉपिकल मॉनसूनल टाइप है। दूसरा आप लिखेंगे कि मध्य प्रदेश के क्लाइमेट के आधार पर, यानी कि जलवायु के आधार पर, मध्य प्रदेश का वर्गीकरण जो इस तरीके से किया गया, जिसमें मध्य प्रदेश में 2 ऐसे फिजियोग्राफिक डिवीजन है जो एक्सट्रीम क्लाइमेट देखते हैं। एक्सट्रीम क्लाइमेट यानी कि कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट। अब कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट कैसा क्लाइमेट होता है, जहां पर गर्मियों में अत्यधिक गर्मी और सर्दियों में अत्यधिक सर्दी देखने को मिलती है। ठीक, तो नॉर्दर्न प्लेन्स, देखियो इसको मैं क्लीन करती हूं और हम एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले मैं क्या बात कर रही हूं, नॉर्दर्न प्लेन्स, नॉर्दर्न प्लेन्स यानी कि उत्तर के मैदान। तो इसमें क्या शामिल है, इसके अंतर्गत आएगा प्लेट्यू ऑफ बुंदेलखंड और सेंट्रल इंडियन प्लेट्यू, सेंट्रल इंडियन प्लेट्यू ऑफ बुंदेलखंड एंड सेंट्रल इंडिया। तो 2 physiographic divisions in Madhya Pradesh have extreme type of the climate and rest of the physiographic division has moderate climate. तो नॉर्दर्न प्लेन्स क्या पढ़ रहे हैं हम, क्लाइमेट क्लासिफिकेशन ऑफ एमपी, क्लाइमेट क्लासिफिकेशन ऑफ मध्य प्रदेश। तो नॉर्दर्न प्लेन्स में क्या क्या आएगा, बुंदेलखंड और सेंट्रल इंडियन। और यहां पर क्लाइमेट कैसा होता है, एक्सट्रीम, यानी कि कॉन्टिनेंटल। अब कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट आ गया कि द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट आर, गर्मियों में अत्यधिक गर्मी, सर्दियों में सामान्य ठंडी, गर्मियों में सामान्य गर्मी, ठंडियों में सामान्य ठंडी, या गर्मियों में जो है तो सामान्य गर्मी और ठंड में अत्यधिक ठंडी, या फिर गर्मियों में भी अत्यधिक गर्मी और सर्दियों में अत्यधिक सर्दी। इसमें से कौन सा होगा, 4th वाला। तो एक्सट्रीम क्लाइमेट के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, या कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट ऐसा क्लाइमेट होता है जहां समर्स, गर्मियों में
अत्यधिक गर्मी। और सर्दियों में अत्यधिक सर्दी। देखने को मिलती है। तो लिखिए आप कैरेक्टरिस्टिक्स नॉर्दर्न प्लेन्स में। बेसिकली आप प्रीलिम्स की कहीं क्लासेस देखते हैं किसी ऐप पर, तो वहां पे इतना डिटेल आपको प्रीलिम्स में नहीं पढ़ाया जाता। क्लाइमेट के नाम पर केवल कुछ एमसीक्यूज ही सॉल्व करा दिए जाते हैं। बट यहां पर जो मैं आपको पढ़ा रही हूं, ये पढ़ने के बाद आप प्रीलिम्स के सारे एमसीक्यूज सॉल्व कर पाएंगे। क्लियर है? तो नॉर्दर्न प्लेन्स में बुंदेलखंड और यहां जो भी हम पढ़ रहे हैं, तो आप इसको बिल्कुल लिख लीजिए कि 3 क्वेश्चंस आपको एग्जाम में इन्हीं से देखने को मिलना है। 3 क्वेश्चंस, 2 से 3 क्वेश्चन हर बार क्लाइमेट से पूछे जाते हैं, क्लाइमेट ऑफ एमपी से। इसलिए आप इसको नोट कर लीजिए। क्लाइमेट वाले टॉपिक पे आप डाल लीजिएगा 2 प्रश्न पक्के, 2 प्रश्न कंफर्म आपसे पूछे जाएंगे, 2 से 3 प्रश्न। ठीक है? तो नॉर्दर्न प्लेन्स हो गया, आ गया समझ में। नेक्स्ट हम देखते हैं मालवा प्लेट्यू के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं मालवा प्लेट्यू। तो मालवा प्लेट्यू के बारे में हम क्या देखते हैं कि इसका वर्गीकरण कैसा किया गया। अब देखो, हमने पढ़ा कि मध्य प्रदेश में केवल 2 फिजियोग्राफिक डिवीजन ऐसे हैं जहां एक्सट्रीम क्लाइमेट देखने को मिलता है, और बाकी फिजियोग्राफिक डिवीजन में हमें कैसा क्लाइमेट देखने को मिलता है, मॉडरेट। तो यहां का क्लाइमेट है समशीतोष्ण जलवायु, यानी कि मॉडरेट, या मैं बोलूं तो टेम्परेट क्लाइमेट। तो मालवा प्लेट्यू का क्लाइमेट कैसा है, समशीतोष्ण जलवायु। और इसी जलवायु को चाइनीज ट्रेवलर फाहियान, किसने, फाहियान ने कहा था कि द क्लाइमेट ऑफ मालवा, द क्लाइमेट ऑफ मालवा इज बेस्ट not only in India but in the world. The climate of Malwa is best in the world. फाहियान, जो कि एक चाइनीज ट्रेवलर था, जो कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में आया था, उन्होंने कहा था कि जो मालवा की जलवायु है वो विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु है। और समशीतोष्ण जलवायु कैसी होती है, समशीतोष्ण जलवायु जिसमें गर्मी में सामान्य गर्मी और सर्दियों में सामान्य ठंडी हो। समशीतोष्ण जलवायु ऐसी जलवायु है जहां गर्मियों में सामान्य गर्मी पड़ती है और सर्दियों में सामान्य ठंडी, जिसमें समर्स एंड विंटर्स बोथ आर मॉडरेट इन नेचर, या समर्स एंड विंटर्स बोथ आर बैलेंस्ड इन नेचर। इन विच टाइप ऑफ क्लाइमेट, इन टेम्परेट क्लाइमेट। क्लियर है? तो नॉर्दर्न प्लेन्स, मालवा प्लेट्यू। नेक्स्ट हमको देखना है क्या, नर्मदा वैली। थर्ड हमारा क्या है, नर्मदा वैली। नेक्स्ट है हमारा नर्मदा वैली। अब नर्मदा वैली में आपको याद रखना है कि जो नर्मदा नदी है, जो नर्मदा नदी है, क्या है, नर्मदा नदी, वो कर्क रेखा के समानांतर बहती है, वो कर्क रेखा के पैरेलली फ्लो होती है। तो नर्मदा रिवर फ्लो पैरेलली टू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। जो नर्मदा नदी है वो कर्क रेखा के समानांतर प्रवाहित होती है, एंड ड्यू टू दिस प्रॉक्सिमिटी ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ड्यू टू प्रॉक्सिमिटी ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर,
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के प्रेजेंस की वजह से और इसके समानांतर बहने की वजह से जो नर्मदा वैली वाला क्षेत्र है वहां पर अत्यधिक गर्मी पड़ती है। गर्मियों में अधिक गर्मी, जबकि सर्दियों में सामान्य ठंड, मॉडरेट कोल्ड विंटर्स। विंटर्स कैसे होते हैं? मॉडरेट कोल्ड होते हैं। विंटर्स कैसे होते हैं? मॉडरेटली कोल्ड होते हैं। तो नर्मदा वैली यहाँ पर जो नर्मदा नदी है वो कर्क रेखा के समानांतर प्रवाहित होती है। कर्क रेखा के समानांतर जो है वो प्रवाहित होती है और कर्क रेखा के समानांतर प्रवाहित होने के वजह से यहाँ पर गर्मियों में अधिक गर्मी और सर्दियों में सामान्य ठंडी देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम देखते हैं बघेलखंड प्लेट्यू। बघेलखंड प्लेट्यू, तो बघेलखंड प्लेट्यू में हम क्या देखते हैं? बघेलखंड प्लेट्यू में हमें क्या देखते हैं हम कि जो समर्स और विंटर्स, तो समर्स भी कैसे होते हैं? एक्सट्रीम, और विंटर्स कैसे होते हैं? मॉडरेट विंटर्स। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास स्थित होने से यहां पर भी जो गर्मियां हैं वो अत्यधिक पड़ती है और ठंडी कैसी होती है दोस्तों? सामान्य होती है। क्लियर है? और एक लास्ट हमारा नेक्स्ट कौन सा बचा? तो नेक्स्ट हमारा एक है सतपुड़ा मैकाल रेंज, जहां पर हम क्या देखते हैं कि समर्स एंड विंटर्स आर बैलेंस्ड इन नेचर। ठीक है, तो भैया क्यों समर्स और विंटर्स बैलेंस्ड नेचर के होते हैं? क्योंकि जो पहाड़ हैं वो ठंडी हवाओं को रोक लेते हैं। जो पहाड़ है वो बहुत ज़्यादा ठंडी जो हवाएं होती हैं उनको रोक लेते हैं, जिस वजह से ठंडियों में ज़्यादा ठंड नहीं पड़ती, एक मॉडरेट यहाँ पर ठंड पड़ती है। और वहीं पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण यहाँ पे रेनफॉल वगैरह अच्छी होती है, इसलिए गर्मियाँ भी कैसी होती हैं? मॉडरेट होती हैं, बैलेंस्ड होती हैं। क्लियर है? तो ये है मध्य प्रदेश का वर्गीकरण किस आधार पर? जलवायु के आधार पर, क्लाइमेट के आधार पर। क्लियर? चलो इसको मैप के माध्यम से अपन समझने का प्रयत्न करते हैं। कभी आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना, एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ मध्य प्रदेश ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइमेट। तो ये मैप बना के अपने आंसर को आपको इस तरीके से लिखकर समझा देना है। पहला क्या है? ये है मालवा प्लेट्यू, यही ये है नर्मदा सोन वैली, और ये है पूरा नदन प्लेन्स। ठीक है, ये है हमारा मालवा, ये है नर्मदा वैली, ये है पूरा विंध्य क्षेत्र, और ये क्या है? सतपुड़ा। और ये क्या है? नॉर्दर्न प्लेन। तो इस तरीके से मध्य प्रदेश का क्लासिफिकेशन, इस तरीके से मध्य प्रदेश का वर्गीकरण दोस्तों किया गया, जिसमें नॉर्दर्न प्लेन्स में हमने क्या देखा? नॉर्दर्न प्लेन्स में हमने देखा कि यहां पर एक्सट्रीम क्लाइमेट है। नॉर्दर्न प्लेन्स में कैसा क्लाइमेट है? एक्सट्रीम कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट। वहीं आप सभी को याद हो तो विंध्य क्षेत्र में हमने देखा था कि समर्स अधिक होते हैं और विंटर्स मॉडरेट होती है। हमने सतपुड़ा क्षेत्र पे देखा दैट बोथ समर्स एंड विंटर कैसे होते हैं? बैलेंस्ड नेचर के। हमने नर्मदा वैली में देखा कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के समानांतर स्थित होने की वजह से, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पैरेलली होने की वजह से यहां पर गर्मियों में अत्यधिक गर्मी,
समर्स या गर्मियों में यहां पर अत्यधिक गर्मी, और ठंड यहां पर कैसी होती है, विंटर्स मॉडरेट नेचर के, सॉरी विंटर्स कैसे होते हैं, मॉडरेट। और मालवा प्लेट्यू में हमने क्या देखा कि समर्स और विंटर्स ये दोनों ही कैसे होते हैं, मॉडरेट। और इसीलिए यहाँ की जलवायु को विश्व की सबसे अच्छी या विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु का दर्जा किसके द्वारा दिया गया, चाइनीज ट्रेवलर फा हियान। तो इतनी चीजों से आपका प्री और मेंस का काम दोनों हो जाएगा। कभी अगर आपसे मध्य प्रदेश का वर्गीकरण पूछ लिया गया कि भैया मध्य प्रदेश का वर्गीकरण जलवायु के आधार पर लिखो, एज इट इज चीजों को छाप के आ जाइएगा, काम हो जाएगा। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग भी हमने पढ़ लिया कि किस तरीके से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो अफेक्ट करेगी। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर अगर निकटतम होगा तो गर्मी ज्यादा होगी, दूर होगा तो गर्मी कम होगी। डिस्टेंस फ्रॉम दी सी, डिस्टेंस बढ़ेगा तो कॉन्टिनेलिटी बढ़ेगी, डिस्टेंस कम होगा तो ओशियनिसिटी बढ़ेगी। हिमालयन आर्कटिक नॉर्थ कोल्ड विंड से, आर्कटिक सीज आर्कटिक ओशियन से आने वाली बहुत ठंडी हवाओं को, सीवियर कोल्ड विंड को क्या करते हैं, सिबेरियन रीजन्स ऑफ रशिया से आने वाली जो बहुत ज्यादा ठंडी हवाएं होती हैं वो यहां आने से रोकते हैं, एज अ नेचुरल बैरियर के रूप में काम करते हैं, एज अ प्रोटेक्टिव शील्ड के रूप में काम करते हैं। कौन, हिमालय पर्वत, हिमालय। ठीक, उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि मध्य प्रदेश लैंडलॉक्ड स्टेट्स है, यहां पर मॉनसून पैटर्न, रेनफॉल पैटर्न कैसी है या क्या चीजें, और ये तो इतनी चीजें आई होप आपको समझ में आ गई होंगी। और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं कंपोनेंट ऑफ क्लाइमेट, जहां से बेसिकली फैक्चुअल क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। यहां से तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आएंगे, अब आता है टॉपिक जहां से आपसे फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, कंपोनेंट ऑफ क्लाइमेट, कंपोनेंट्स ऑफ क्लाइमेट। तो भैया जलवायु के दो कंपोनेंट्स होते हैं, जलवायु के दो घटक होते हैं। कौन कौन से होते हैं, रेनफॉल ये रेनफॉल, और एक होता है टेम्परेचर। तो इसमें क्या बताया जा रहा है, कंपोनेंट्स ऑफ क्लाइमेट। तो क्लाइमेट के कितने कंपोनेंट्स होते हैं, दो, एक है रेनफॉल और एक कौन सा है, टेम्परेचर। तो पहले अपन देखते हैं मध्य प्रदेश में रेनफॉल के बारे में। रेनफॉल इन मध्य प्रदेश, रेनफॉल इन मध्य प्रदेश। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश में सोर्सेज ऑफ रेनफॉल क्या हैं। सोर्सेज क्या क्या है मध्य प्रदेश में रेनफॉल के, तो सबसे पहला तो दक्षिण पश्चिमी मॉनसून शाखा, साउथ वेस्टर्न मॉनसून, जो बेसिकली ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम की वजह से आता है। तो साउथ वेस्टर्न मॉनसून का अराइवल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स पर डिपेंडेंट होता है। तो साउथ वेस्ट मॉनसून की अरेबियन सी ब्रांच और बे ऑफ बंगाल ब्रांच। कभी पूछ लिया जाए कि मध्य प्रदेश में दक्षिण पश्चिमी मॉनसून की कौन सी शाखा के वजह से बारिश होती है, तो आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश में दक्षिण पश्चिमी मॉनसून की दोनों ही शाखाओं के चलते, दोनों ही शाखाओं की वजह से बारिश या दोनों ही शाखाओं के द्वारा बारिश की जाती है। एक अरब सागर की जो शाखा है अरेबियन सी ब्रांच है, और एक बंगाल की खाड़ी की शाखा। तो एक है अरेबियन सी ब्रांच और एक कौन सी है, बे ऑफ बंगाल ब्रांच। एक है अरेबियन सी ब्रांच और एक है बे ऑफ बंगाल ब्रांच। तो मध्य प्रदेश में एक क्या है रेनफॉल का,
साउथ वेस्टर्न मॉनसून, और इससे मध्य प्रदेश में लगभग 96% वर्षा होती है। इस स्टेट में 96% रेनफॉल साउथ वेस्ट मॉनसून के माध्यम से होती है। उसके अलावा मावठा, जो वेस्टर्न डिस्टरबेंसेस की वजह से होती है, जो किसकी वजह से होती है? वेस्टर्न डिस्टरबेंसेस की वजह से। और एक है साइक्लोनिक रेनफॉल। एक होती है किस वजह से? साइक्लोनिक रेनफॉल, जो कि बे ऑफ बंगाल में आने वाले साइक्लोन्स की वजह से होती है। ठीक, तो मध्य प्रदेश में रेनफॉल के सोर्सेस क्या क्या हैं? साउथ वेस्टर्न मॉनसून, मध्य प्रदेश में दक्षिण पश्चिमी, अब अराइवल ऑफ मॉनसून जो है वो आप इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ते होंगे, है ना, और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो उसको भी आप पढ़ लीजिए, उसके बाद ये चीजें आपको ज्यादा अच्छे से, क्योंकि अभी मैं आपको पूरा मॉनसून पैटर्न, रेनफॉल पैटर्न समझाने बैठूंगी तो हमें 2-3 क्लासेस लग जाएंगी, इसलिए आप कोई शॉर्ट स्वीट सा वीडियो देख लीजिए जहां बेसिकली अराइवल ऑफ साउथ वेस्टर्न मॉनसून डालिए, या सीधा डालिएगा अराइवल ऑफ मॉनसून इन इंडिया, उसके बाद आपको ये टॉपिक्स ज्यादा अच्छे से, हालांकि कोशिश मेरी यही है कि उसके बावजूद या हम वो ना देखें तो भी आपको ये चीजें अच्छे से समझ में आ जाए, ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, एमपी का क्लाइमेट बहुत छोटा है और बहुत इजी है। तो साउथ वेस्ट मॉनसून, मध्य प्रदेश में जो हमारी रेनफॉल है वो दक्षिण पश्चिमी मॉनसून के अरब सागर शाखा और बंगाल की खाड़ी शाखा, दोनों ही शाखाओं की वजह से होती है, और लगभग 96 सेंटीमीटर रेनफॉल साउथ वेस्ट मॉनसून से होती है। फिर है मावठा, तो ये मावठा क्या है? तो मावठा विंटर रेनफॉल को कहा जाता है, जो ठंड के सीजन पर कहां पे होती है? मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्रों में, नदन मध्य प्रदेश में। मेडिटेरेनियन सी में जो टेम्परेट साइक्लोन्स उठते हैं वो टेम्परेट साइक्लोन वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम के माध्यम से इंडिया आते हैं, और फिर इंडिया के पूरे इंटायर नॉर्दर्न इंडिया में वो रेनफॉल करते हैं, बारिश करते हैं, जिस बारिश को क्या कहा जाता है? वेस्टर्न डिस्टरबेंसेस कहा जाता है। ये बारिश किसकी वजह से होती है? वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स की वजह से, और इसे वेस्टर्न डिस्टरबेंसेस कहते हैं। और ये इस ठंड, ये वाली जो बारिश है वो रबी फसल की खेती के लिए अत्यधिक उपयोगी होती है, जैसे कि गेहूं, आपको पता है वीट के लिए लो टेम्परेचर और लाइट रेनफॉल की आवश्यकता होती है, इसीलिए इसे सितंबर अक्टूबर में बोया जाता है और मार्च अप्रैल में इसकी फसल को गर्मी आने से पहले काट ली जाती है ये फसलें। तो सबसे पहले साउथ वेस्ट मानसून, जो कि मेजर ब्रांच है जिससे मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा रेनफॉल होती, नॉट ओनली इन मध्य प्रदेश ऑल्सो इन इंडिया। उसके बाद मावठा, मावठा समझ में आ गया ना? मावठा या वेस्टर्न डिस्टरबेंसेस की वजह से जो रेनफॉल होती है। वेस्टर्न डिस्टरबेंसेस क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि मेडिटेरेनियन सी में उठने वाले टेम्परेट साइक्लोन्स को वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम के माध्यम से इंडिया में जब वो आती हैं तो वो इंटायर नॉर्दर्न इंडिया में रेनफॉल करती हैं। पूरे जो हमारा उत्तर भारत है वहां पे रेनफॉल देखने को मिलती है उस समय पे, ठीक है। तो ये वाला मॉनसून का अराइवल डिपेंड होता है ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम पर, और ये वाला होता है वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम पर। ये वेस्टर्न डिस्टरबेंसेस से याद रखिएगा। और साइक्लोनिक रेनफॉल, तो साइक्लोनिक रेनफॉल क्या रेनफॉल है? ये बे ऑफ बंगाल ब्रांच में, इसमें इंटायर जो नदर्न मध्य प्रदेश है, नदर्न इंडिया है, उसमें कोई ऐसी बारिश वारिश नहीं होती, लेकिन अक्टूबर नवंबर के आसपास बे ऑफ बंगाल में चक्रवाती तूफान आने की वजह से, साइक्लोनिक एक्टिविटीज की वजह से साउदर्न इंडिया में या साउदर्न मध्य प्रदेश में क्या देखने को मिलती है? थोड़ी बहुत रेनफॉल देखने को मिलती है। क्लियर है इतनी चीजें? तो ये है बेसिकली मध्य प्रदेश में मॉनसून के सोर्सेस, और ये चीजें अब आपको समझ में आ गई होंगी। जिसमें एक चीज और देखिए, ये जैसे हमारा मध्य प्रदेश है, रुकिए उसको थोड़ा सा, ये जैसे अगर मध्य प्रदेश है, ये जैसे मध्य प्रदेश है, ठीक।
तो यहां पर मध्य प्रदेश के वेस्ट में जो रेनफॉल होगी, यानी कि ऐसे, ये है अरेबियन सी ब्रांच जिसकी वजह से मध्य प्रदेश के वेस्ट में रेनफॉल होती है, और ये है बे ऑफ बंगाल ब्रांच जिसकी वजह से एंटायर ईस्टर्न मध्य प्रदेश में क्या होती है, रेनफॉल। अब आपसे आप कभी पूछ लिया जाए कि नर्मदा घाटी क्षेत्र में किस शाखा की वजह से रेनफॉल होती है, तो आपको लिखना है अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों ही शाखाओं की वजह, बिकॉज ये है हमारा नर्मदा क्षेत्र जो पूरा ईस्टर्न वेस्टर्न मध्य प्रदेश को कवर करता है। तो कभी पूछ लिया जाए क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी क्षेत्र में रेनफॉल किस वजह से होती है, तो आपको याद रखना है कि ये होती है, सॉरी, दोनों ही शाखाओं की वजह से। और अब आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि हमारे परीक्षा धाम में एक क्वेश्चन लिखा था कि बुंदेलखंड सूखाग्रस्त मॉनसून की किस शाखा के कारण रह जाता है, और उसमें ऑप्शन था बंगाल की या वो दक्षिण पश्चिमी मॉनसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा की वजह से, क्योंकि बुंदेलखंड सिचुएटेड है ईस्ट में और ईस्ट में रेनफॉल होती है बे ऑफ बंगाल ब्रांच की वजह से, और बे ऑफ बंगाल की शाखा पे की वजह से वहां पर रेनफॉल कैसी होती है, कम। क्लियर है? तो अब आपको चीजें आई होप समझ में आ रही होंगी। क्लियर है? तो एक बार फिर से सुन लीजिए, मध्य प्रदेश में ये सारे सोर्सेज है रेनफॉल के, और कंफ्यूज नहीं होना, मावठा की वजह से, वेस्टर्न डिस्टरबेंसेस की वजह से जो रेनफॉल होती है ना, वो साउथ में नहीं होती, वो मध्य प्रदेश के या इंडिया के नॉर्थ में होती है। और ये जो जैसे कि उत्तर प्रदेश, पंजाब, ये हरियाणा, मध्य प्रदेश, इन सब क्षेत्रों में तो साउथ वेस्ट मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून की दो शाखाएं हैं, ठीक, एक तो अरब सागर, एक तो बे ऑफ बंगाल ब्रांच। क्लियर है? उसके बाद इन दोनों ही शाखाओं की वजह से रेनफॉल होती है, अरेबियन सी की वजह से साउथ वेस्ट में होती है, और बे ऑफ बंगाल की वजह से ईस्ट में होती है, और बुंदेलखंड सूखाग्रस्त इसी शाखा की वजह से, क्योंकि ये शाखा कम वर्षा करती होगी उस क्षेत्र में, इसलिए वो सूखाग्रस्त है। फिर मावठा, ये वेस्टर्न डिस्टरबेंसेस की वजह से जो बारिश होती है उसका मध्य प्रदेश में लोकल नाम मावठा रखा गया। तो अगर कभी मध्य प्रदेश में बरसात हो रही है ठंड के सीजन पे, तो आपको ये जान लेना है कि ये बरसात क्यों हो रही है दिसंबर जनवरी टाइम पर, ये मावठा की वजह से हो रही है। मावठा का प्रकोप है कि भैया मेडिटेरेनियन सी में टेम्परेट साइक्लोन्स आए हैं, तूफान आए हैं, और जो वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स के द्वारा इंडिया आए हैं, और जिसकी वजह से रेनफॉल हो रही है। रबी का फसलों की खेती के लिए काफी उपयोगी है। वहीं अक्टूबर के आसपास जो साउथ में रेनफॉल हमें देखने को मिलती है मध्य प्रदेश के, इंडिया के साउथ में, वो बे ऑफ बंगाल के में उठे चक्रवाती तूफानों की वजह से देखने को मिलती है, जिसको ऑटम रेनफॉल भी कहते हैं, क्योंकि ये ऑटम सीजन पे होती है इसलिए ऑटम रेनफॉल। या इसको रिट्रिएटिंग मॉनसून भी बोलते हैं, इसको रिट्रिएटिंग मॉनसून, यानी कि मॉनसून जब जाने लगता है तब जो बारिश होती है, रिट्रिएटिंग मॉनसून। तो इतनी चीजें अब शायद आपको क्लियर हो गई होंगी, इस उम्मीद में अब मैं आपको आगे बता रही हूं कुछ और चीजें। पूरा इरेज हो गया। तो अब आपको याद रखना है क्या फैक्ट के रूप में, एवरेज रेनफॉल ऑफ मध्य प्रदेश। ये फैक्ट्स हैं, इनको नोट करिए। क्या है ये? फैक्ट्स। तो एवरेज रेनफॉल ऑफ मध्य प्रदेश। नेक्स्ट आपको नोट करना है मैक्सिमम रेनफॉल, यानी कि सर्वाधिक वर्षा और सर्वाधिक औसत वर्षा, सर्वाधिक औसत वर्षा, यानी कि हाईएस्ट एवरेज रेनफॉल, हाईएस्ट एवरेज रेनफॉल और लोवेस्ट एवरेज रेनफॉल। तो इसमें आप लिखेंगे क्या?
कि मध्य प्रदेश की एवरेज रेनफॉल कितनी है, 112 सेंटीमीटर, 112 सेंटीमीटर, जिसमें मैक्सिमम रेनफॉल वाला रीजन है क्या, पचमढ़ी, जहां पर 200 सेंटीमीटर के आसपास रेनफॉल देखने को मिलती है। तो मध्य प्रदेश की एवरेज रेनफॉल 112 सेंटीमीटर, जिसमें से मैक्सिमम रेनफॉल कहां पर होती है, पचमढ़ी में, और सर्वाधिक वर्षा पचमढ़ी में, सर्वाधिक औसत वर्षा, हाईएस्ट एवरेज रेनफॉल ये होती है बालाघाट जिले में, बालाघाट। उसके बाद लोवेस्ट एवरेज रेनफॉल होती है भिंड के गोहद में, जहां पर गोहद का किला स्थित है वहां, मतलब कि गोहद का किला भी स्थित है ना भिंड में, तो भिंड के गोहद में मध्य प्रदेश की सबसे कम वर्षा वाला स्थान है, जहां 55 सेंटीमीटर रेनफॉल होता है। कितना, 55 सेंटीमीटर। तो रेनफॉल इन मध्य प्रदेश में याद रखना है, एवरेज रेनफॉल मध्य प्रदेश की कितनी है, 112 सेंटीमीटर, जिसमें मैक्सिमम रेनफॉल होती है पचमढ़ी में, फिर सर्वाधिक औसत वर्षा, हाईएस्ट एवरेज रेनफॉल होती है कहां पर, बालाघाट में, और लोवेस्ट एवरेज रेनफॉल भिंड के गोहद में 55 सेंटीमीटर। अब रेनफॉल पैटर्न देखिए मध्य प्रदेश में कि कैसा है मैप में आप, तो रेनफॉल पैटर्न में सबसे पहले एक तो हमने क्या बात की, भिंड, भिंड में सबसे कम रेनफॉल कितनी, 55 सेंटीमीटर, 55 सेंटीमीटर, लोवेस्ट रेनफॉल वाला रीजन। फिर नेक्स्ट हमको क्या देखना है, रेनफॉल, ये है अरेबियन सी ब्रांच और ये है बे ऑफ बंगाल ब्रांच। कौन सी ब्रांच है ये, अरेबियन सी, और ये वाली ब्रांच कौन सी है, बे ऑफ बंगाल ब्रांच, बे ऑफ बंगाल ब्रांच, इन दोनों ही ब्रांचेस की वजह से रेनफॉल। नेक्स्ट हमको देखना है मध्य प्रदेश में रेनफॉल में इस तरीके से कुछ हम डिवाइड करते हैं मध्य प्रदेश को, जिसमें यहां पर होती है रेनफॉल 50 से 75 सेंटीमीटर, यहां होती है एवरेज रेनफॉल 75 सेंटीमीटर से 125 सेंटीमीटर के आसपास जो है वो वर्षा होती है। फिर वेस्ट में भी होती है 50 से 75 सेंटीमीटर रेनफॉल, और इस इलाके पर यानी साउथ ईस्टर्न मध्य प्रदेश पर रेनफॉल कितनी होती है, मोर देन 125 सेंटीमीटर, यानी 125 सेंटीमीटर से अधिक रेनफॉल। तो क्लियर है, मध्य प्रदेश में इस तरीके से रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन इन एमपी, रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन इन मध्य प्रदेश। तो किस तरीके से देखने को मिल रहा है, सबसे पहले भिंड लोवेस्ट रेनफॉल वाला रीजन, उसके बाद आप यहां पर लिख सकते हैं पचमढ़ी, पचमढ़ी जहां पर कितनी रेनफॉल होती है, 200 सेंटीमीटर, जहां पर कितनी रेनफॉल होती है दोस्तों, 200 सेंटीमीटर। उसके बाद 50 से 75 सेंटीमीटर और 50 से 75 सेंटीमीटर नदर्न और वेस्टर्न मध्य प्रदेश में। वहीं सेंट्रल मध्य प्रदेश में 75 से 125 यानी एवरेज वर्षा होती है, और साउथ ईस्टर्न मध्य प्रदेश में 125 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा देखी जाती है, जिसमें साउथ ईस्टर्न मध्य प्रदेश में ही सिचुएटेड पचमढ़ी में 200 सेंटीमीटर रेनफॉल देखी जाती है, और यहीं पर बालाघाट स्थित है जहां पर सर्वाधिक औसत वर्षा देखी जाती है, सर्वाधिक औसतम वर्षा वहां पर होती है। उसके बाद एक फैक्ट आपको और लिखना है,
रेनफॉल इन मध्य प्रदेश। स्टेटमेंट, अक्सर जो क्लाइमेट वाले टॉपिक से क्वेश्चन है ना वो स्टेटमेंट में पूछे जाते हैं, इसलिए मैं स्टेटमेंट के तौर पर चीजें ज्यादा बता रही हूं। क्या है? रेनफॉल इन मध्य प्रदेश। रेनफॉल इन मध्य प्रदेश डिक्रीजेस फ्रॉम साउथ ईस्ट टू नॉर्थ वेस्ट, यानी कि मध्य प्रदेश में साउथ ईस्ट यानी जो मध्य प्रदेश में दक्षिणी और पूर्वी भाग में रेनफॉल ज्यादा होती है और उत्तर पश्चिमी भाग में रेनफॉल कैसी होती है? कम होती है। क्लियर है? फिर एक शब्द कभी कभी हमें देखने को मिलता है, वर्षा की परिवर्तनशीलता, यानी कि रेनफॉल वेरिएबिलिटी। रेनफॉल वेरिएबिलिटी। तो रेनफॉल वेरिएबिलिटी क्या है? ये भी एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट शब्द है। वर्षा की परिवर्तनशीलता का अर्थ है किसी क्षेत्र में होने वाली औसतम वर्षा के कंपैरिजन में उस पर्टिकुलर क्षेत्र में कितनी कम या कितनी ज्यादा वर्षा देखी गई। इट इज द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज रेनफॉल ऑफ अ रीजन या एवरेज रेनफॉल ऑफ अ स्टेट टू डेट या एवरेज रेनफॉल ऑफ अ कंट्री टू डेट पर्टिकुलर ईयर, रेनफॉल ऑफ दैट पर्टिकुलर ईयर। तो जहां पर रेनफॉल कम होती है वहां पर वर्षा की परिवर्तनशीलता ज्यादा होती है, और जहां पर वर्षा ज्यादा होती है वहां पर परिवर्तनशीलता कम होती है, क्योंकि वहां पर वर्षा ज्यादा ही होती है हमेशा। ठीक, तो रेनफॉल वेरिएबिलिटी में आपको क्या चीजें याद रखनी है? वर्षा की परिवर्तनशीलता, वर्षा की परिवर्तनशीलता यानी कि रेनफॉल वेरिएबिलिटी क्या होता है? रेनफॉल वेरिएबिलिटी क्या है? तो आपको लिखना है कि रेनफॉल वेरिएबिलिटी इट रिफर्स टू, या हिंदी में ही लिख देते हैं, रेनफॉल वेरिएबिलिटी किसी क्षेत्र में होने वाली औसत वर्षा वर्तमान वर्ष की वर्षा से कितनी ज्यादा व कम है, यानी कि इट रिफर्स टू डिफरेंस बिटवीन द एवरेज रेनफॉल ऑफ अ रीजन टू द रेनफॉल ऑफ दैट पर्टिकुलर ईयर, जिस पर्टिकुलर ईयर में हम रेनफॉल वेरिएबिलिटी को कैलकुलेट कर रहे हैं। अब एक और लिख लीजिए, जहां पर रेनफॉल ज्यादा होगी वहां पर क्या होगी वेरिएबिलिटी? वहां पर वेरिएबिलिटी कम होगी, और जहां पर रेनफॉल कम होगी वहां पर वेरिएबिलिटी ज्यादा होगी। इतने फैक्ट्स आपको मध्य प्रदेश में रेनफॉल से संबंधित याद रखने हैं। इतनी चीजें हमको मध्य प्रदेश में रेनफॉल के संदर्भ में याद रखनी है। एक तो मध्य प्रदेश की रेनफॉल, उसका क्या पैटर्न है, क्या क्या सोर्सेस हैं, और किस तरीके से मध्य प्रदेश के सेंट्रल पार्ट में, वेस्टर्न में, नॉर्दर्न में और साउथ ईस्टर्न में रेनफॉल होती है, और कौन कौन सी ब्रांचेस से होती है, और रेनफॉल वेरिएबिलिटी। इतनी चीजें आपको मध्य प्रदेश में वर्षा के बारे में पता होनी चाहिए। मध्य प्रदेश में रेनफॉल के बारे में इतनी चीजें आपको याद होनी चाहिए।
तो कंपोनेंट ऑफ क्लाइमेट में, जलवायु के घटक में एक घटक हमने पढ़ लिया वर्षा यानी कि रेनफॉल। अब हमें पढ़ना है टेम्परेचर के बारे में। ठीक है, अब हमको पढ़ना है टेम्परेचर के बारे में। तो मध्य प्रदेश में अगर हम ऋतुओं की बात करें तो कितनी ऋतुएं देखने को मिलती हैं? मध्य प्रदेश में ऋतुएं, तो इसमें याद रखना है आपको वर्षा ऋतु, सॉरी पहले आती है ग्रीष्म ऋतु, है ना, ग्रीष्म ऋतु, फिर है वर्षा ऋतु, और नेक्स्ट है कौन सी? शीत ऋतु सॉरी। तो मध्य प्रदेश में ये 3 ऋतुएं हमें देखने को मिलती हैं, जिसमें ग्रीष्म ऋतु कब से कब तक रहती है? ग्रीष्म ऋतु रहती है मार्च से जून तक। वहीं जो वर्षा ऋतु है वो जून से सितंबर तक, और जो शीत ऋतु है वो अक्टूबर से मार्च तक। तो ये मध्य प्रदेश में ऋतुएं हैं। कितनी प्रकार की ऋतुएं मध्य प्रदेश में हैं? मध्य प्रदेश में कितनी ऋतुएं होती हैं? 3। या कितनी ऋतुएं हैं? ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइमेट मध्य प्रदेश इज डिवाइडेड इनटू दोस 5 पार्ट्स, एंड ऑन द बेसिस ऑफ सीजन्स मध्य प्रदेश इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, जिसमें ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु। तो ग्रीष्म ऋतु में मार्च से जून तक होती है, वर्षा ऋतु जून से सितंबर, और शीत ऋतु अक्टूबर से मार्च तक की होती है। अब हाईएस्ट टेम्परेचर रेंज, हाईएस्ट टेम्परेचर रेंज, तो हाईएस्ट टेम्परेचर रेंज किस महीने में होता है? मार्च में। यानी कि डे और नाइट्स के टेम्परेचर में सबसे ज्यादा जो डिफरेंस है वो मार्च के महीने में हमको देखने के लिए मिलता है। हम देखते हैं कि मार्च के महीने में जो दिन होता है, जो दोपहर होती है वो काफी गर्म होती है, और वहीं जो रातें होती हैं वो थोड़ा ठंडी होती हैं। ठीक है, तो हाईएस्ट टेम्परेचर रेंज होता है मार्च में, और मार्च के बाद मध्य प्रदेश में निरंतर तापमान में वृद्धि होती रहती है, जिसमें से सबसे हॉटेस्ट मंथ, सबसे गर्म महीना कौन सा होता है? हॉटेस्ट मंथ, यानी कि कौन से महीने में मध्य प्रदेश में सर्वाधिक गर्मी देखने को मिलती है, तो वो कौन सा महीना है? मई। वहीं सर्वाधिक ठंड किस महीने में देखने को मिलती है? कोल्डेस्ट मंथ कौन सा है? कोल्डेस्ट मंथ, तो कोल्डेस्ट मंथ है मध्य प्रदेश में जनवरी। कोल्डेस्ट मंथ कौन सा है? जनवरी। और विंटर सीजन के बाद द टेम्परेचर इन मध्य प्रदेश राइजेस फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। आफ्टर द विंटर सीजन द टेम्परेचर राइजेस फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। क्यों? क्योंकि जो सूर्य है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी साउदर्न हेमिस्फीयर से नदर्न हेमिस्फीयर में शिफ्ट होता है। जो सूर्य है वो कहां शिफ्ट होता है? साउदर्न हेमिस्फीयर से नदर्न हेमिस्फीयर में जो सूर्य है वो शिफ्ट होता है, इसलिए गर्मी भी साउथ से नॉर्थ में बढ़ती है। इसीलिए तो हमको नॉर्थ में एक्सट्रीम क्लाइमेट देखने के लिए मिलता है आफ्टर द विंटर सीजन, यानी कि विंटर सीजन के बाद ड्यू टू अपेरेंट मूवमेंट ऑफ सन, ड्यू टू मूवमेंट ऑफ सन from tropic of capricorn to tropic of cancer the temperature in madhya pradesh rises from south to north। क्लियर है? तो हाईएस्ट टेम्परेचर रेंज मार्च में, सबसे जो हॉटेस्ट मंथ है, जिस मंथ में सर्वाधिक गर्मी मध्य प्रदेश में पड़ती है वो है मई का महीना, और जिस मंथ में सर्वाधिक ठंड पड़ती है वो है जनवरी का महीना। जिसमें प्लेसेस विथ हाईएस्ट टेम्परेचर यानी सर्वाधिक तापमान कहां पर दर्ज किया गया? गंज बसौदा में 48.9 डिग्री सेल्सियस हाईएस्ट टेम्परेचर कहां पे नोट किया गया?
विदिशा के गंज बसौदा में कितना 48.9 डिग्री सेल्सियस। और जो हमारा सबसे न्यूनतम तापमान है, लोवेस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया दोस्तों शिवपुरी में। कहां पर? शिवपुरी। लोवेस्ट टेम्परेचर कहां पर रिकॉर्ड किया गया? शिवपुरी में। हाईएस्ट टेम्परेचर मध्य प्रदेश में कितनी ऋतुएं होती हैं? ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शीत ऋतु। जिसमें वर्षा के बारे में तो हमने पढ़ लिया कि क्या कैसा रेनफॉल, क्या पैटर्न और क्या चीजें। उसके बाद जो ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु है, तो इसमें हमने क्या पढ़ा? ग्रीष्म ऋतु मार्च से जून तक और ये अक्टूबर से मार्च तक जो हमारी शीत ऋतु है। तो हाईएस्ट टेम्परेचर रेंज जहां दिन और रात के तापमान में बहुत ज्यादा क्या देखने को मिलते हैं? डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, वो मार्च का महीना है। सबसे सर्वाधिक गर्मी जिस महीने में पड़ती वो है मई, और सर्वाधिक ठंड जहां पड़ती है जिस महीने में वो क्या है? जनवरी। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तापमान गंज बसौदा में जो है तो रिकॉर्ड किया गया, और सबसे कम कहां पे रिकॉर्ड किया गया दोस्तों? शिवपुरी में। तो इतने फैक्ट्स आपको याद रखना है। उसके बाद एक क्वेश्चन आया था एग्जाम में, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो मध्य प्रदेश में आइसोथर्म है वो कितने डिग्री पर पास होती है? आइसोथर्म क्या होती है? आइसोथर्म, तो आइसोथर्म क्या होती है? यहां पे लिखते हैं इसको, आइसोथर्म। तो इट इज एन इमेजिनरी लाइन आइसोबार्स और आइसोथर्म्स, ये मजाक नहीं है, दो बहुत इंपॉर्टेंट शब्द हैं जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर है? तो आइसोथर्म, आइसोबार्स क्या होते हैं? दीज आर दोज इमेजिनरी लाइंस दैट कैन जॉइन द प्लेसेस ऑफ सेम टेम्परेचर, सॉरी सेम प्रेशर। ये वो इमेजिनरी लाइंस होती हैं जो सेम प्रेशर वाले रीजन्स को जोड़ती हैं। वहीं आइसोथर्म आर दोज इमेजिनरी लाइंस that joins the places of same temperature, जो सामान्य तापमान या जो समान तापमान वाले रीजन्स को जोड़ती हैं, जो समान तापमान वाले रीजन को क्या करती हैं? जोड़ती हैं। तो आइसोथर्म्स आर दोज इमेजिनरी लाइंस दैट कैन जॉइन द प्लेसेस ऑफ सेम टेम्परेचर, जो समान तापमान वाले स्थानों को आपस में जोड़ती हैं, उनको क्या बोलते हैं? आइसोथर्म बोलते हैं। थर्म से याद रखना है टेम्परेचर, तो टेम्परेचर में क्या याद रखेंगे? ऐसी इमेजिनरी लाइंस जो समान तापमान वाले इलाकों को जोड़े, उसको क्या बोलेंगे? आइसोथर्म्स बोलेंगे। ठीक। अब मध्य प्रदेश का एवरेज तापमान, जो मध्य प्रदेश का एवरेज टेम्परेचर आंका गया, वो कितना आंका गया? कितना कैलकुलेट किया गया? 21.1 डिग्री सेल्सियस। 21.1 डिग्री सेल्सियस। तो मध्य प्रदेश में 21.1 डिग्री सेल्सियस जो है वो उसके बीच से गुजरती है। दैट डिवाइड्स एमपी इनटू 2 टेम्परेचर रेंजेस। 21.1 डिग्री आइसोथर्म passes through मिडिल ऑफ स्टेट, और ये सामान्य तापमान वाले रीजन को जोड़ती है। तो क्वेश्चन पूछा गया था कि कितने डिग्री आइसोथर्म मध्य प्रदेश को दो भागों में या मध्य प्रदेश से गुजरती है, और ऑप्शन दिया गया था 20, 21, 22, 23 जो भी है। तो वो चीजें शायद तब आपको पता ना हो, लेकिन अब आप इस चीज को समझ भी लिए हैं और नोट भी कर लीजिए कि 21.1 डिग्री आइसोथर्म्स डिवाइड्स मध्य प्रदेश इनटू 2 टेम्परेचर रेंजेस। क्लियर है? क्या होता है आइसोथर्म, ये समझ में आ गया? एवरेज टेम्परेचर मध्य प्रदेश का 21.1 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद हमने टेम्परेचर में क्या पढ़ लिया कि मध्य प्रदेश में 2 ऐसे फिजियोग्राफिक डिविजन्स है जहां हमको एक्सट्रीम क्लाइमेट देखने को मिलता है, यानी कि एक्सट्रीम टेम्परेचर देखने को मिलता है। वहीं जो बाकी हमारे डिविजन्स हैं, बाकी जो प्लेट्यूज है, वहां पर हमें कहीं ना कहीं मॉडरेट या बैलेंस्ड नेचर का क्लाइमेट देखने को मिलता है। क्लियर है? उसके बाद एक चीज भी पूछी जाती है आपसे
कि अकॉर्डिंग टू कोपियन या कोपियन के अनुसार मध्य प्रदेश का जो सर्वाधिक मध्य प्रदेश की जो जलवायु है, या कोपियन के अनुसार मध्य प्रदेश का जो अधिकतर क्षेत्र है वो किस जलवायु क्षेत्र के या किस क्लाइमेट पैटर्न के उसमें आता है, के अंडर आता है, सॉरी। तो कोपियन क्लाइमेट तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो मध्य प्रदेश का अधिकतर एरिया है, जो मध्य प्रदेश का मेजर एरिया है, वो किस क्लाइमेट कैटेगरी के अंतर्गत आता है। अकॉर्डिंग टू कोपियन द मेजर एरिया ऑफ मध्य प्रदेश फॉल्स अंडर विच क्लाइमेट कैटेगरी। तो सबसे पहले उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए कि कोपियन ने मध्य प्रदेश के क्लाइमेट को कितने भागों में बांटा। तो कोपियन ने मध्य प्रदेश के क्लाइमेट को 3 पार्ट्स में बांटा, ये 3 टाइप्स बताए। किसने? कोपियन ने। कौन कौन से? एक तो BSHW, एक AW और एक CWG, जिसमें इसका मतलब है सेमी एरिड और स्टीप टाइप ऑफ क्लाइमेट। AW का मतलब है ट्रॉपिकल सवन्ना टाइप ऑफ क्लाइमेट, और CWG है मॉनसून टाइप क्लाइमेट विद ड्राई विंटर्स, जो इंटायर नॉर्दर्न इंडिया में गैंगटिक प्लेन्स में देखने को मिलता है। और मध्य प्रदेश में, या मध्य प्रदेश का मेजर जो एरिया है, या मध्य प्रदेश का जो सर्वाधिक क्षेत्र है, वो इसी जलवायु के अंतर्गत आता है, इसी क्लाइमेट क्लासिफिकेशन के अंतर्गत आता है कोपियन के। CWG यानी मॉनसून टाइप विद ड्राई विंटर्स। मध्य प्रदेश में विंटर्स कैसे होते हैं? ड्राई होते हैं, एक्सेप्ट कुछ रेनफॉल साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस और मावठा की वजह से होती है, मावट। ठीक, मैप में अगर इसको अपन एलोकेट करें तो देखिए सबसे पहले मैप में BSSW यानी सेमी एरिड और स्टिपीस टाइप ऑफ द क्लाइमेट। फिर नेक्स्ट है ट्रॉपिकल सवन्ना टाइप और CWG। ट्रॉपिकल सवन्ना टाइप यानी कि जहां पर ठंड में बारिश होती है। तो ठंड में बारिश कहां पर देखी जाती है? ये साउथ वाले रीजन पे। तो इसमें ये किसके अंतर्गत आ जाएंगे? ये आ जाएंगे AW के अंतर्गत। उसके बाद सेमी एरिड और स्टिपी, यहाँ यानी जहां पर वर्षा कम होती है, तो उसमें आ जाएंगे ये अपना नॉर्थ वाला रीजन, नॉर्थ और वेस्ट वाला रीजन पूरा, ये वाला इस तरीके से। ठीक, तो ये किस में आ जाएंगे? BSHW। और उसके अलावा जो पूरा मध्य प्रदेश का सेंट्रल पार्ट है वो किस जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आएगा? CWG यानी कि मॉनसून टाइप विद ड्राई विंटर्स। तो मध्य प्रदेश में मावट की वजह से जो रेनफॉल होती है वो अलग है, ठीक है, लेकिन बेसिकली जो ठंड में रेनफॉल देखने को मिलती है ना, वो इंडिया में, तो इंडिया में भी और मध्य प्रदेश में भी उससे ट्रॉपिकल सवन्ना टाइप ऑफ क्लाइमेट बोलते हैं, जिसकी वजह से या जहां पर हमें साउथ में रेनफॉल जो है वो देखने को मिलती है। तो ये किसके अंतर्गत? ट्रॉपिकल सवन्ना टाइप। फिर नॉर्थ वेस्टर्न मध्य प्रदेश किसमें आएगा? नॉर्थ वेस्टर्न मध्य प्रदेश सेमी एरिड, एरिड यानी सूखा, यानी कि जहां पर रेनफॉल कम होती है, तो वो किसमें आएगा? इस कैटेगरी में। और जो CWG है वो क्या कैरेक्टरिस्टिक वाला है? मॉनसून टाइप विद ड्राई विंटर्स, जो कि इसके अंतर्गत संपूर्ण मध्य प्रदेश का हिस्सा, मेजर हिस्सा आएगा। तो ये है हमारा कोपियन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन, यानी कि मध्य प्रदेश में कोपियन ने कितने पार्ट्स में बांटा क्लाइमेट के आधार पर? तो अकॉर्डिंग टू कोपियन 3 टाइप्स ऑफ क्लाइमेट
क्लासिफिकेशन इन मध्य प्रदेश, और वो है ये तीनों। कभी आपसे 7 मार्क्स में पूछा जा सकता है, तो इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं आप मैप के माध्यम से। कुछ फैक्ट्स और देखिएगा। बेसिकली यहां पर जो है, यहां पर हमारा मध्य प्रदेश का क्लाइमेट एंड हो गया। यहां पर हमने मध्य प्रदेश के क्लाइमेट के बारे में पढ़ लिया। क्या पढ़ा हमने? तो मध्य प्रदेश के क्लाइमेट में हमने पढ़ा कि मध्य प्रदेश का क्लाइमेट ट्रॉपिकल मॉनसूनल टाइप क्लाइमेट है, यानी कि उष्ण कटिबंधीय मॉनसूनी जलवायु प्रकार की जलवायु, ये वाला क्लाइमेट जो है वो हमको मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। कुछ फैक्टर्स पढ़े जो क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं। मध्य प्रदेश का क्लासिफिकेशन पढ़ा हमने किस आधार पर? जलवायु के आधार पर, कि जलवायु के आधार पर मध्य प्रदेश का क्या क्लासिफिकेशन है। तो हमने पढ़ा बघेलखंड प्लेट्यू, फिर नॉर्दर्न प्लेन्स, मालवा प्लेट्यू, सतपुड़ा रीजन, ये सारे रीजन्स, नर्मदा वैली, और उन अलग अलग जगह क्लाइमेट पढ़ा, कहीं एक्सट्रीम कहीं मॉडरेट। नेक्स्ट हमने देखा मध्य प्रदेश में कंपोनेंट्स ऑफ क्लाइमेट। तो कंपोनेंट्स ऑफ क्लाइमेट में हमने क्या देखा? 2 कंपोनेंट्स, एक टेम्परेचर और एक रेनफॉल। तो रेनफॉल पैटर्न हमने समझ लिया, रेनफॉल वेरिएबिलिटी समझ लिया। देखो मैंने क्या बताया था, रेनफॉल वेरिएबिलिटी वहां ज्यादा होगी जहां रेनफॉल कम हो। तो मध्य प्रदेश में रेनफॉल नॉर्थ वेस्ट में कम होती है, इसलिए मध्य प्रदेश में रेनफॉल वेरिएबिलिटी ज्यादा होगी नॉर्थ वेस्ट में और कम होगी साउथ ईस्ट में। फिर हमने टेम्परेचर देखा, 21.1 डिग्री आइजोथर्म एमपी को 2 टेम्परेचर रेंजेस में डिवाइड करती है। हाईएस्ट टेम्परेचर रेंज मार्च में है, ठीक है। फिर कभी क्वेश्चन पूछ लिया, अच्छा वो चीज तो मैं अभी आपको बताऊंगी, क्लियर है। तो अब यहां पे लिखिए कुछ लोकल नेम्स, लोकल नेम्स। समर्स, विंटर्स, मावट के बारे में आपको पता है ना, जो मावट यानी जो रेनफॉल मध्य प्रदेश के नॉर्थ में, मैं बार बार बोल रही हूं कि जो मावट के वजह से रेनफॉल, जो वेस्टर्न डिस्टरबेंसेस की वजह से रेनफॉल है, वो मध्य प्रदेश में नॉर्थ में होती है, साउथ में नहीं होती, और ये रबी फसल की खेती के लिए बहुत उपयोगी मानी जाती है। समर्स, विंटर्स, रेनी सीजन, और वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, यानी कि पश्चिमी विक्षोभ की वजह से जो बारिश हो। तो समर्स इन एमपी इज नोन एज सियाला, विंटर्स इज नोन एज उनाला, सॉरी, समर्स इन एमपी इज नोन एज उनाला, विंटर्स इज नोन एज सियाला, रेनी सीजन चौमासा। Summers in MP is known as Unala, Siala for winters and Chaumasa for rainy season. और वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से मावट, जो रेनफॉल होती है उसको क्या बोलते हैं? देखते हैं ना हम ठंड के समय पे मध्य प्रदेश में मावट का प्रकोप, जिस वजह से इन जिलों में बारिश देखी गई, तो वे वही मावट है। क्लियर? उसके बाद देखते हैं कुछ चीजें। तो ये तो आपको पता है कि ड्यू टू मूवमेंट ऑफ सन, या सूर्य के स्थान बदलने के वजह से, सूर्य के मूवमेंट, सन के मूवमेंट की वजह से तापमान में कमी और वृद्धि या टेम्परेचर चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो सूर्य का उत्तरायण, सूर्य का उत्तरायण और सूर्य का दक्षिणायन, यानी कि जो सूर्य है उसका उत्तरायण कब होता है? सूर्य जो है उसका उत्तरायण कब होता है? 21 मार्च, 21 मार्च, 21 मार्च के बाद जो सन है वो नदर्न हेमिस्फीयर में प्रवेश कर जाता है।
और नदर्न हेमिस्फीयर में प्रवेश करने की वजह से जो दिन हैं वो लंबे होते हैं और जो रातें हैं वो छोटी होती हैं। क्लियर? उसके बाद सूर्य के दक्षिणायन ये कब होता है? 23 सितंबर। और 23 सितंबर के बाद जो दिन हैं वो छोटे होने लगते हैं और जो रातें हैं वो बड़ी होने लगती हैं। आप देखते होंगे गर्मी के मौसम में शाम को 7 बजे भी उजेला रहता है, वहीं सर्दियों के मौसम में अक्टूबर के आसपास हम देखते हैं कि 5:30-6 बजे से ही क्या हो जाता है? अंधेला। तो क्यों? वो सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन पे डिपेंडेंट है, वो सूर्य के शिफ्टिंग पे डिपेंडेंट है, नदर्न और साउदर्न हेमिस्फीयर पे। तो सूर्य का उत्तरायण 21 मार्च के बाद मध्य प्रदेश में या पूरे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में दिन बड़े होने लगेंगे और रातें छोटी होने लगेंगी। ठीक? और सूर्य के उत्तरायण से अब आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सूर्य के उत्तरायण से तापमान में क्या देखने को मिलता है? तापमान में वृद्धि देखने को मिलती है। 21 मार्च के बाद गर्मियां आ जाती हैं, तो सूर्य के उत्तरायण के बाद तापमान में वृद्धि देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है? वृद्धि। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है सूर्य के उत्तरायण से तापमान में क्या फर्क पड़ता है? तो सूर्य के उत्तरायण से तापमान में वृद्धि देखने को मिलती है। और वहीं सूर्य के दक्षिणायन से, यानी कि जब सूर्य ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न साउदर्न हेमिस्फीयर में शिफ्ट होता है, तब तापमान में कमी देखने को मिलती है। तापमान में कमी। उसके बाद 21 जून और एक डेट है 22 दिसंबर। तो 21 जून को जो सूर्य है वो परपेंडिकुलर होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के, वहीं जो 22 दिसंबर को सूर्य है वो परपेंडिकुलर होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के। तो 21 जून के दिन, 21 जून के दिन जो दिन होता है वो सर्वाधिक लंबा होता है, लॉन्गेस्ट डे होता है। और इसी दिन क्या सेलिब्रेट किया जाता है? विश्व योगा दिवस। विश्व योगा दिवस, वर्ल्ड योगा डे। और वहीं 22 दिसंबर को जो सूर्य है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के लाभान्वित होता है, यानी कि मकर रेखा के परपेंडिकुलर होता है। इसीलिए उस दिन क्या होता है? लॉन्गेस्ट नाइट। लॉन्गेस्ट नाइट यानी इस दिन रात जो है वो सबसे क्या होती है? लंबी, और जो दिन होता है वो क्या होता है? सबसे छोटा होता है। तो ये चीजें क्लियर होनी चाहिए। और 21 मार्च और 23 सितंबर ये 2 दिन इक्विनॉक्सेस होते हैं। इक्विनॉक्सेस यानी कि इन 2 दिनों में सूर्य ना तो कर्क रेखा के लाभान्वित होता, ना तो मकर रेखा में। उस दिन ये इक्वेटर पे शाइन करता है। कहां पर? इक्वेटर पे। इसलिए 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर के होते हैं। ये थोड़ा सा फैक्ट आपको याद रखना है। पहला तो क्या हमने देखा कि 21 मार्च के बाद सूर्य का क्या हो जाता है? उत्तरायण हो जाता है। और सूर्य के उत्तरायण से तापमान में वृद्धि होती है, दिन बड़े होते, रातें छोटी होती। वहीं सूर्य के दक्षिणायन जो है वो कब होता है? 23 सितंबर के बाद। और 23 सितंबर के बाद दिन छोटे होते हैं और रातें बड़ी होती हैं, क्योंकि जो सूर्य है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी साउदर्न हेमिस्फीयर में शिफ्ट हो जाता है। लेकिन 21 मार्च को और 23 सितंबर को इक्विनॉक्सेस होते हैं, जब जो सूर्य है वो ना तो कर्क रेखा पे शाइन करता, ना तो मकर रेखा, वो इक्वेटर पे शाइन करता है। एंड ड्यू टू दिस डेज एंड नाइट्स आर इक्वल। क्लियर है? उसके बाद 21 जून को जो सूर्य है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के परपेंडिकुलर होता है, जिस वजह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे क्या होता है? लॉन्गेस्ट डे होता है। और इसी दिन विश्व योगा दिवस मनाया जाता है। और 22 दिसंबर को जो सूर्य है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में लाभान्वित होता है, और इस दिन सबसे लंबी क्या होती है? रात। तो इतनी चीजें आपको क्लाइमेट के बारे में याद रखनी है। इतने से आपके प्रीलिम्स और मेंस का काम हो जाएगा मध्य प्रदेश में। तो आई होप आज जितनी भी चीजें हमने पढ़ी वो चीजें आपको क्लियर होंगी। इसी उम्मीद में मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूं, आप उसको लिखने का प्रयत्न करिएगा। अगले लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे हमारा अगला टॉपिक फॉरेस्ट रिसोर्सेज इन मध्य प्रदेश। और फॉरेस्ट रिसोर्सेज वाले टॉपिक में हमको लगभग 1 से 2 क्लासेस लग जाएंगी। क्लियर है? तो पेशेंस आप कृपया बनाए रखें और क्वेश्चन के आंसर आप ईमानदारी से लिखते रहें।
केवल एक ही क्वेश्चन दूंगी, इसलिए आप उसको लिखिएगा। एक्सप्लेन रेनफॉल पैटर्न इन मध्य प्रदेश, 7 मार्क्स में सिर्फ एक क्वेश्चन लिखना है, एक्सप्लेन रेनफॉल पैटर्न इन मध्य प्रदेश। क्लियर है? तो आज के लेक्चर को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। तब तक के लिए आप सभी खुश रहिए, बहुत खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे हम फॉरेस्ट रिसोर्सेज इन मध्य प्रदेश। धन्यवाद।